चुनाव की बात हम करें, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध के माहौल है, कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक भारतीय छात्र जो कि कीव से वापस आ रहे थे, उनको गोली लग गई थी, घायल हो गए थे और कीव में उनका इलाज चल रहा था। अब देखिए उनको अब जो है भारत लाने की पूरी तैयारी की जा रही है और खुद आप देखिए जनरल वीके सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और इस छात्र को सुरक्षित वहां से भारत लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, कीव में इनका इलाज चल रहा था और आज इनको भारत लाया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने खुद कहा है कि जो गोली लगी थी उसके बाद ये छात्र घायल हुआ है और छात्र का नाम हरजोत सिंह है और उसके बारे में उन्होंने बताया है कि अब इनको लेकर आप खुद तस्वीरों में आप उनको देख पा रहे हैं, कैप लगाए जनरल वीके सिंह वहां पर है और इस छात्र को वहां से पूरे लाने के लिए तैयारी की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इनको ऑपरेशन के दौरान गोली लग गई थी और फिर इनको कीव वापस लाया गया और कीव में इनका इलाज चल रहा था। अब आप देखिए इनको किस तरीके से वहां से भारत लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। पूरी आप देखिए पूरी जो तैयारी किस तरीके से उनको स्ट्रेचर पे लाया गया है, कैसे उनको विमान में रखा जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग खुद जनरल वीके सिंह कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये भारतीय छात्र हरजोत सिंह है और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे हुए हैं और उनको गोली लग गई थी और जिसके बाद उनका इलाज राजधानी कीव में ही चल रहा था। अब वहां से उनको भारत लाने की तैयारी की जा रही है। हरजोत सिंह है और जिनको फायरिंग के दौरान गोली लग गई थी और खबर ये भी थी इनका पासपोर्ट भी खो गया था। लेकिन चूंकि 4 मंत्री हमारे वहां पर पहुंचे हुए हैं, ऐसे जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं उनको ऑपरेशन गंगा के तहत लेकर इंडिया आ रहे हैं। अब हरजोत की तस्वीर आप देखिए, हरजोत को भी इंडिया लाने की, स्वदेश लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसको लेकर उनके परिवार वाले भी काफी खुशी हैं। पोलैंड के रास्ते इनको वापस लाया जा रहा है। बिल्कुल, तो बनारस से हमारे साथ मदन मोहन बने हुए हैं, नीरज मिश्रा भी आजमगढ़ से बने हुए हैं। मदन, आपके पास आना चाहेंगे और अगर हम बात कर रहे हैं वाराणसी में सीटों की, तो वाराणसी में जो उत्तरी सीट है उस पर कांटे की टक्कर है और 2017 में बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी। इस वक्त क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं, कैसा उत्साह है मतदाताओं में, क्या है समीकरण? बिल्कुल, ये बताता हूँ जिस तरह से चूंकि अगर हम बात करते हैं शहर की, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से जो है ना भाजपा से रविंद्र जायसवाल है और उनका जो है ना अभी समाजवादी पार्टी से अगर कहा जाए तो सीधा टक्कर है, क्योंकि अशफाक अहमद डब्लू जो है यहाँ से सपा के प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से अगर हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो 8 विधानसभा जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी, जिसमें से 5 जो है ना भारतीय जनता पार्टी और 3 उनके सहयोगी दल के साथ में थी, उसमें से अगर हम शहर उत्तरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी रविंद्र जायसवाल से लोगों में काफी नाराजगी है। लोग जो है उनको नहीं पसंद कर रहे थे, हालांकि इनका बीच में ऐसा चर्चा भी चल रहा था कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, काफी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन टिकट उनको मिला है। लेकिन जनता की नाराजगी जो है ना कहीं पे है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिस तरह से अभी चुनाव का है, लोग मतदाता जो है यहाँ पे मतदान करने के लिए जो आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफी जो पहले जो सुबह में जिस तरह से भीड़ देखी जा रही थी वो भीड़ जो है अभी नहीं है, क्योंकि एक तो धूप भी है, दूसरा ये है कि जैसे जैसे शाम ढलेगा, मतलब 3 बजे के बाद अगर कहा जाए तो फिर से लोग जो है ना यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ठंड हो जाएगा तो लोग आएंगे, क्योंकि धूप में जो है ना लोग नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जाए तो मतदाताओं की संख्या भी जो है ना काफी कम है। इस तरह से अगर हम बात करें तो सिर्फ शिवपुरी विधानसभा के शिवपुरी उत्तरी विधानसभा के साथ साथ मैंने कहा कि उसके बाद जो है ना रोहनिया सीट भी जो है ना काफी एक तो हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अपना दल का यहाँ पे कब्जा रहा है, जो भारतीय पिछले बार में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो था, तो इस बार भी जो है ना रोहनिया अपना दल के साथ में है। लेकिन अगर हम बात करें तो वहां पे भी सपा के अभय सिंह पटेल जो है, क्योंकि ये पटेल बहुल इलाका आता है और सभी पार्टियों ने लगभग यहाँ से पटेल के प्रत्याशी को ही उतारा है, तो ऐसे में कहा जाए तो कांटे की टक्कर। मदन, चूंकि वाराणसी के पड़ोस में चंदौली भी है और चंदौली में भी आप देखिए बीजेपी के पूर्व यूपी के अध्यक्ष थे महेंद्र नाथ पांडे जी, उनकी भी साख दाव पे लगी है, वो चूंकि केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ऐसे में चंदौली का क्या माहौल दिख रहा है? जिस तरह से महेंद्र नाथ पांडे जी यहाँ से सांसद है और चंदौली का कुछ भाग जो है वाराणसी के उसमें भी पड़ता है, तो ऐसे में अगर कहा जाए तो चंदौली में भी जो है ना अगर मुगल सराय को अगर छोड़ करके मुगल सराय और सैयद राजा की अगर हम बात करें तो उन सीटों को छोड़ करके बाकी जगह पर अगर कहा जाए तो भाजपा की स्थिति जो है ना सही नजर नहीं है आ रही है, क्योंकि वहां पे भी जो है ना कांटे की टक्कर है। तो 2 सीटें जो है ना यहाँ पे है, सैयद राजा जो है वहां से जो कहा जाए तो सुशील सिंह जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्योंकि वो बाहुबली भी हैं और ऐसे में अगर कहा जाए तो उनके लिए सुरक्षित सीट भी मानी जा रही है।
तो 2 सीटों को छोड़ करके बाकी जगह पे मुगल सराय और सैयद राजा को छोड़ करके कहा जाए तो बाकी सीटों पे जो है ना कांटे की टक्कर है। और वहीं अगर हम वाराणसी की बात करें, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इस विधानसभा 2022 में 8 विधानसभा में लगभग अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग पूरी कैबिनेट मंत्री को यहाँ पे उतार दिया था, यानी कि पूरी जोर तोड़ से जो है जीतने का प्रयास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी छोटा सा छोटा एक इवेंट को जो है ना एक बड़े इवेंट के तौर पे जो है ना देती है। तो इसके अगर कहा जाए तो आजमगढ़ में नीरज मिश्रा है। नीरज, चूंकि आप आजमगढ़ में हैं और जहां पे आप खड़े हैं, हमारे आजमगढ़ से ही टूटकर मऊ बना था और मऊ में जो घोसी सीट है वो काफी इस वक्त चर्चा में है। दारा सिंह चौहान साहब जो योगी सरकार में मंत्री थे और जब कुछ मंत्री मौर्य जी के साथ छिटके थे तो उसमें चौहान साहब भी थे और उन्होंने भी यही कहा था भाई दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का काफी अपमान हो रहा है, उनका काम नहीं हो रहा है। उनको इंसाफ दिलाने के लिए फिर वो सपा में चले गए हैं, अब इंसाफ वहां से दिलाएंगे। तो घोसी में क्या माहौल दिख रहा है? चूंकि मऊ में भी अंसारी के बेटे, उस पर हमने चर्चा की, घोसी पर भी चर्चा हो जानी बहुत जरूरी है क्योंकि आप लगभग उधर ही से आते हैं और आपने देखा होगा कि मऊ का जो नाम है, जो पहचान है, वो कल्पनाथ राय जी से होती थी। आज भी कोई उनको भूला नहीं है, भले हमारे बीच वो नहीं है। तो ऐसे में घोसी में दारा सिंह चौहान पहुंचे हैं, कितनी टक्कर है विजय राजभर से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दारा सिंह चौहान ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में अपना दिल भी बदला, अपना दल भी बदला, ये बात उनके पक्ष में गई है या नहीं ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उनके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं, जो राजभर समाज से आते हैं, वो बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दारा सिंह का चुनाव इस बार बहुत आसान नहीं है, जैसा कि 2017 में था या उसके पहले जब वो बीएसपी में हुआ करते थे। तो देखिए इस बार का जो चुनौती है वो काफी कड़ी है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस बिल्कुल फील्ड के बाहर बैठकर तमाशा देख रही है। अगर हम आजमगढ़, मऊ और घोसी इन सब जगहों की बात करें, और जो मेन लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी। देखिए नीरज, ये जो जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, वहां पर आप बहन जी मायावती को नकार नहीं सकते। इनका भी अपना एक प्रभुत्व होल्ड है। ये जो आजमगढ़, मऊ, घोसी, गाजीपुर, ये जो इलाका है, यहाँ पर बीएसपी ठीक ठाक लड़ाई लड़ती है। इसको भी आप कई जगहों पर गेम बिगाड़ सकती है वो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इस बार अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी के जो वोटर्स हैं वो समय का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें किसे हराना है। इसलिए शायद जो मतदान का प्रतिशत है वो अभी कम है, लेकिन आने वाले वक्त में वो प्रतिशत बढ़ेगा। यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये नहीं जीत रहे हैं तो किसे दे दें। उन्हें हराने के लिए ज्यादा यहाँ पर ज्यादा कोशिश होती है कि कौन हार रहा है, यानी कि अपनी पार्टी जीते न जीते लेकिन अगला नहीं जीतना चाहिए। ये आजमगढ़ चूंकि दुर्वासा ऋषि का क्षेत्र रहा है, दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि रही है, तो वाला प्रभाव निश्चित तौर पर आजमगढ़ में हमेशा रहता है। जब तमाम बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, तब यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीट जीती थी। तो इस बार अगर बसपा का वोटर चाहता है कि हम समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनको हराएं, तो उनका वोट कहीं ना कहीं अलग भी जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि और जहां पर बसपा मजबूत है तो वहां पर बीजेपी के लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो यानी कि लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। राजनीति का क्षेत्र है और आजमगढ़ की धरती राजनीति का। नीरज, आपके पास लोग भी हैं, आपके पास लोग भी हैं, जरा बात करेंगे। बुजुर्ग वोटर भी हैं। जी बिल्कुल, यहाँ का क्या माहौल है और किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है बाबूजी? मुद्दों का क्या है, विकास का मेन मुद्दा है और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर का ही है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? कैसा लॉ एंड ऑर्डर रहा पिछले पास? लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए जो है। अच्छा, मुख्य लड़ाई किनके बीच में लग रही है अगर हम आजमगढ़ की बात करें? लगता है कि बीजेपी और उसमें सपा में ही है। तो ये देखिए, ये बुजुर्ग वोटर हैं और काफी अनुभवी हैं और आजमगढ़ के ही निवासी हैं, अभी अभी वोट करके निकले हैं। तो इन्होंने जो बात कही, 80 साल हमारी उम्र हो गई है। तो ये देखिए 80 साल की उम्र हो गई। और एक और हमारे साथ एक सीनियर वोटर जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आजमगढ़ के हम बात करेंगे, आजमगढ़ के मुद्दे क्या रहे हैं हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या जहन में रहा जिसको समझ के वोटिंग की गई है? और यहाँ का मत प्रतिशत काफी कम जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपील भी करें कि मतदाता अधिक से अधिक संख्या पे पहुंचे। कानून व्यवस्था और विकास, यही 2 मुद्दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट। नीरज, आप कहाँ पे हैं? नीरज, अच्छी बात है, आप चर्चा कर रहे हैं, आप अपील करें। हाँ, अपील करवाइए। मेरी मतदाताओं से अपील है, मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी अपील किया है।
स्वाभाविक तौर पे मतदाताओं में जागरूकता है। मतदाता प्रतिशत का आकलन होता है। जो लोग बाहर रहते हैं अपनी जीविकोपार्जन के सिलसिले में, वो नहीं आ पाते हैं, इसलिए टोटल मतदाताओं की संख्या से एवरेज निकाला जाता है। इसीलिए ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि कभी कभी दुश्वारियां होती हैं। मतदाता परसेंटेज को उसी से आगणित किया जाता है। उस आगरण से प्रतीत ये होता है कि कम पोलिंग हुई है। वास्तव मतदाताओं में जागरूकता है, लाइन लगी हुई है, अभी समय बहुत बाकी है और मतदाताओं में जागरूकता है, अपने मतों का प्रयोग करेंगे। इस साल मतदान की व्यवस्था भी मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छी है। जिला निर्वाचन अधिकारी, ये देखिए तमाम तो यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने आए थे, उन्होंने लोगों से अपील भी की कम से कम आजमगढ़ इस बार फर्स्ट डिवीजन से पास जरूर हो जाए, यानी 60% से ज्यादा वोटिंग हो जाए। न्यूज़ इंडिया भी लगातार अपील कर रहा है अपने दर्शकों से कि अगर आपके यहाँ चुनाव है तो घर से बाहर निकलिए और मतदान जरूर कीजिए, लेकिन अपना मत दान मत कीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में निपुण जी भी मौजूद हैं। निपुण जी, जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की और अगर इस 7वें चरण की बात कर लें तो वाराणसी की जो विधानसभा सीट है उस पर सभी की निगाह टिकी हुई है और अगर ऐसे में वाराणसी दक्षिण सीट की बात कर लें तो 30 साल से बीजेपी का कब्जा है। यहां से सपा ने देखिए कि सबसे बड़ा कार्ड खेलते हुए महामृत्युंजय मंदिर जो है उसके महंत कामेश्वर दीक्षित जी को मैदान में उतारा है। वहीं सपा माफ कीजिएगा, अगर बीजेपी की बात कर लें तो जो मंत्री है नीलकंठ तिवारी, उनकी साख दांव पर है। पिछली बार जो संत समाज है उसने बीजेपी का साथ दिया था, इस बार क्या लगता है समाज का साथ देंगे या फिर पार्टी का साथ देंगे? नहीं, देखिए क्या ना कि संत समाज की बात भी करें, वाराणसी की अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार का कार्य वहाँ पर भाजपा के द्वारा किया गया, तमाम तरह के हम लोग धार्मिक कार्यों को भी देखें तो संत समाज का एक पूरा वोट बैंक, तो मैं वाराणसी को लेकर बड़ा आश्वस्त हूँ कि जो सीटें थी भाजपा के पास वो रहने वाली हैं। भले ही हम कार्ड कुछ भी खेल लें तो कई बार क्या होता है ना कि आस्था जो होती है, जो धर्म होता है, जातिगत समीकरण होते हैं, वहाँ पर व्यक्ति अपना उतना प्रभाव डाल नहीं पाता होने के बाद भी। थोड़ा बहुत वोट छटक जाते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सीट पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी में मोदी जी के भी एक पूरा चुनाव क्षेत्र हो जाता है, उनका खुद लोकसभा सीट वहाँ से है, फिर दौरे भी उनके काफ़ी वहाँ पर हुए हैं। तो लगातार दौरों ने, चाहे मोदी जी का रहा हो, योगी जी का रहा हो, वो माहौल एकदम वहाँ बनाए रखा है। तो ऐसा कोई विषय वाराणसी को लेकर नहीं है। बिल्कुल। और अगर आजमगढ़ सीट की हम बात कर लें तो क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार वहां से अपडेट हमें दे रहे हैं, आजमगढ़ में आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब भी यहां पर प्रचार किया तो एक आतंकी कनेक्शन जो 2008 वाला अहमदाबाद ब्लास्ट था उसका जब यहां से निकलकर आया तो लगातार आजमगढ़ को आतंक का अड्डा, आतंक का गढ़ कहा गया। ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो वहां की जनता होती है, जो वहां की पब्लिक होती है, उन पर इसका क्या असर पड़ता है? हालांकि देखिए कोशिश तो यही है यहाँ पर बीजेपी की सपा पर निशाना साधा जाए, लेकिन जब जनता को ये बातें सुनने को मिलती हैं कि आजमगढ़ तो दरअसल आतंक का गढ़ है, आतंक का अड्डा है, तो क्या इसका एक नेगेटिव असर भी जो वहां के मतदाता होते हैं उन पर पड़ता है कि आप हमें आतंक का गढ़ कह रहे हैं, हमारे जिले को आतंक का अड्डा कह रहे हैं, उन पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगा कि जनता बहुत समझदार, जो मैंने पहली बार बोली थी, और वो जानती हैं कि जो इस प्रकार की बातें बोली भी जाती हैं वो पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए बोली जाती है। ये नहीं कि खास उनकी ही सीट को, ये पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अब इससे दोनों बातें होती हैं। एक वर्ग इसको लेकर कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बात है और हमको भाजपा को ही वोट देनी है। जो दूसरा वर्ग एंटी होगा फिर वो और ज्यादा क्या होता है, आइसोलेट होता है, या कह लीजिए और ज्यादा कलेक्टिव होकर अपने ही संगठन को या जिस पार्टी को उनको वोट देना है उसको पूरी भारी वोट देते हैं। अब जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, आजमगढ़ का देख रहे हैं, औरों का भी देख रहे हैं, तो जो डाउनफॉल चाह रहा है ये देखा गया है कि आप पिछले सभी चुनावों को देखें कि जहां पर क्या होता है कि आपको ज्यादा परिवर्तन या बहुत भारी बहुमत या वोट देखने प्रतिशत ज्यादा ना दिखाई देता है, तो वहां पर देखा जाता है कि सरकार में या परिवर्तन को लेकर जनता इच्छुक नहीं है। जनता है कि ठीक है, ओके है, हमें जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, हम सब सहमत हैं और जो वर्तमान में वही बने रहें, उस प्रकार का एक भाव। हाँ, अगर ज्यादा वोटिंग प्रतिशत होता है तो वहां पर देखा जाता है कि सरकार को बदलने के लिए या सरकार से नाखुशी कि खुश नहीं है तो वो वोटिंग परसेंट ज्यादा बढ़ता है। दूसरी बात है, देखी जा रही बार बार की धूप की बात की जाए, गर्मी की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मई में चुनाव होते हैं तब भी भारी मतदान हो जाता है अगर वोट देना होता है कि नहीं हमको सरकार को बदलना है, लेकिन अभी धूप का इतना बड़ा प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर दो तीन चीजें जरूर मैं कहना चाहूंगा कि युवा मतदाताओं को बहुत फोकस किया गया है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे हम लोग अखिलेश जी की बात करें,
योगी जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, बार बार फोकस था कि युवा निकले, युवा निकले, युवा निकले। और मैं बार बार देख भी रहा हूं कि जब बुजुर्ग हम लोग देख रहे हैं उनके अंदर उत्साह है, लेकिन युवाओं के अंदर उस प्रकार का उत्साह नहीं है। तो ये बात जो आप अपील बार बार कर रहे हैं कि निकले वोट देकर आए, मुझे लगता है कि आफ्टर लंच यानी कि जो हम देखें कि 2-3 बजे के बाद थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि उस समय प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा। अब तो थोड़ा कम ही होगा क्योंकि 9 बजे तक सही बात बोली नीरज, जितनी तस्वीरें आपने दिखाई, जितने लोगों से आपने बात की, वो बात निपुण जी की बिल्कुल सही हो रही है कि ज्यादातर 50+ लोगों से ही आपने बात की, ज्यादातर वही लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये जो युवा हैं जो 18 से 25-30 साल के बीच के लोग हैं, क्या ये सब अभी ट्विटर पे ही चुनाव जीत और जिता रहे हैं, लड़ा रहे हैं क्या सब अभी भी फेसबुक पे ही? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ ये तमाम मतदाता हैं और ये वाकई हमने आजमगढ़ में देखा कि यहाँ जो युवा मतदाता हैं उनसे कहीं ज़्यादा संख्या उन मतदाताओं की है जो सीनियर हैं और जिन्हें पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट चुनाव है, क्योंकि आखिरी फेज है और अब 5 साल के बाद ही ये मौका मिलेगा। आजमगढ़ में क्या माहौल चल रहा है इस समय चुनाव को लेकर, और मत प्रतिशत भी काफ़ी कम जा रहा है, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे? मत प्रतिशत काफी कम है, कम वोटिंग हो रही है यहाँ पर। नहीं हो रही तो है, ज्यादा कम तो लगा है। अच्छा, ठीक। तो क्या कहना चाहेंगे? काफी कम वोटिंग हो रही है आजमगढ़ से अधिक वोटिंग हो, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वोटिंग होगी, अभी लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा शहर का माहौल लोग नहा वहा करके लड़के फड़के हैं, अब वो 4-5 बजे तक अच्छा वोटिंग होगी। ठीक है नीरज, देखिए ये ठीक है, ये आजमगढ़। अच्छा, एक चीज बताइए, आप आजमगढ़ में कहाँ है? लग रहा है आप कचहरी का अगल बगल कहीं है क्या? कहाँ पे आप खड़े हैं? कौन सदर विधानसभा लग रहा खड़े हैं आप? गाँव का माहौल तो है नहीं। जी हाँ, देखिए ये सदर विधानसभा है, ये अंबेडकर बाल मंदिर हरबंसपुर है आजमगढ़ का, और यहाँ पर ये आदर्श मतदाता के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ अपने कैमरामैन से कि अगर कैमरे को वो दिखा सके पीछे की तरफ, तो काफ़ी अच्छी वोटिंग है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और देखिए ये तमाम मतदाता हमारे साथ, देखिए तमाम ये मतदाता यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे बात करने की भी। एक सेकंड, अगर आप हमसे बात करें, और चूंकि हम लाइव हैं इस समय और हम चाहते हैं कि आप अपील करें, युवा हैं आप लोग और युवा लोग अपील करेंगे। युवा ही बदलता है किसी भी क्षेत्र की किस्मत और अपनी सरकार चुनता है। तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं से? मत प्रतिशत काफी कम हो रहा है, तो सभी को आना चाहिए वोटिंग के लिए। एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट। आपने मतदान कर लिया? आई डिड माय वोट। तो ये देखिए, इन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और अब ये युवाओं से भी अपील कर रही हैं कि जो लोग घरों में हैं वो निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि ये मौका फिर दोबारा 5 साल बाद ही आएगा। बिल्कुल नीरज, आप रुकिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बिल्कुल, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करने वाले हैं और दोपहर बाद पुतिन से बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। रूस और यूक्रेन युद्ध जो छिड़ा हुआ है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, दोपहर के बाद पुतिन से बातचीत की जाएगी। वहीं ये भी खबरें आई थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत करने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही देश जिनमें युद्ध छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है, उनके राष्ट्रपति से जो बातचीत होनी है, इसके क्या मायने हैं और क्या इस बातचीत में हल निकलकर आने वाला है, इस पर सभी की निगाह टिकी है। खासकर उस दौरान ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है जब आज आप देखिए कि तीसरे दौर की बातचीत होनी है दोनों ही देशों में। दोनों ही देशों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो मुलाकात करने वाला है। तीसरे दौर की बातचीत से ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अब जो युद्ध है वो चलिए चुनाव पे आते हैं। चुनाव की खबरें, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर विधानसभा पे हमारे सहयोगी हैं। नीरज आजमगढ़ से है, अभिनव गाजीपुर से है, मदन जो है वाराणसी से है, चंदौली से, सोनभद्र से, तमाम जो हमारे सहयोगी, विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गाजीपुर से, जौनपुर से हमारे सहयोगी हैं, मऊ से, आजमगढ़ से, हर जगह से हमारे सहयोगी हैं। और मदन हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। मदन, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप वाराणसी में हैं, चंदौली की भी हमने बात की और बगल में जौनपुर भी है,
तो जौनपुर में भी जो समीकरण है, आप यही देखिए कि वहां का भी जो समीकरण वो माना जाता है कि सपा बसपा का ही गढ़ रहा है। तो लेकिन एक प्रत्याशी ऐसे धनंजय सिंह, वो निर्दलीय लड़े या किसी भी पार्टी से लड़े, उनका एक अपना रसूख है। तो जौनपुर का क्या समीकरण देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से वाराणसी के बाद अगर कहा जाए तो उससे सटा जो जौनपुर का इलाका जो है वो सपा और बसपा का गढ़ रहा है। लेकिन धनंजय सिंह जो है, चाहे वो निर्दलीय लड़े या किसी पार्टी से लड़े, तो उनका एक अलग ही उसमें है। तो कहीं न कहीं से अगर कहा जाए धनंजय सिंह जो लड़ रहे हैं तो उसको जो है ना एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से जो है ना उनके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि हमेशा इस तरह के लोगों का जो रहा है कि वो लोग हमेशा जो है ना जनता के बीच में जो है जाकर के जो है भारी रहते हैं, या कहा जाए तो उनको कहीं न कहीं उनका डर भी रहता है। तो कि कहें इस तरह से लेकर के कहें तो धनंजय सिंह के लिए जो सीट जो है सेफ्टी सीट मानी जाती है। बाकी अगर जगह के सीटों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सपा बसपा के साथ साथ भाजपा भी जो है ना इस बार जो मैदान में है, यानी कि कहीं से भी वो नहीं जोड़, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे यहाँ पे तो उनका सिर्फ वाराणसी नहीं, वाराणसी के आसपास के जो शहर है उनको भी मतलब देखने का वो था कि अच्छा, उनके खिलाफ जो है पारस, दिवंगत पारसनाथ जी के बेटे लकी यादव हैं, और लकी की भी इमेज मतलब कोई बहुत हल्की नहीं, उनकी भी एक बड़ी दबंग इमेज है वहां पर। तो दोनों आमने सामने हैं, और चूंकि समाजवादी पार्टी ने धनंजय के ऊपर काफी हमला किया था, भाई 25,000 के आप इनामी हैं, और कैसे आप जो है वहां पे हैं? जी बिल्कुल ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पारस यादव जो पहले वहां से लगातार जो है ना जीतते आए हैं, और अभी कहा जाए तो लकी यादव जो है उनके बेटे जो है चुनाव मैदान में है, तो वहां से उनका भी कहीं ना ये है कि हल्के में उनको नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि टक्कर जो है इस समय दिया जा रहा है। क्योंकि लोगों के मन में जो कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है जनता के मन में जो है अविश्वास है लोगों का, मतलब है कहीं कोई विकास को लेकर के कोई मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं बेरोजगारी जो है ना फैक्टर बन रहा है। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो तमाम ऐसे चीजों मुद्दे को फैक्टर बना करके जो है समाजवादी पार्टी भी लगातार जो है हमलावर रही है, क्योंकि धनंजय सिंह पर जो है ना इनाम 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं कि धनंजय सिंह जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं, धनंजय सिंह जो है फुटबॉल खेले, तो इस तरह का वीडियो भी इनका वायरल हुआ है, और सपा जो है लगातार उन पर जो है हमलावर भी रही है। तो ऐसे में कहा जाए तो जौनपुर सीट में भी जो है कांटे की टक्कर है, और ऐसे में जो है धनंजय सिंह के लिए भी राह आसान नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये लड़ाई जो है धनंजय सिंह के लिए भी इस बार आसान नहीं होगी। बाकी अगर हम जौनपुर की बात करें तो बाकी जो जगहों पर भी सपा बसपा और बीजेपी की लड़ाई काफी करारी होने वाली है। अच्छा निपुण जी, इस बार हम बात भी कर रहे थे कि इस बार कई ऐसे भी नेता हैं जो जिनकी इमेज बड़ी दबंग टाइप की है, बाहुबली टाइप की, तो वो उन लोगों की साख भी दाव पे लगी हुई है। उसी में से एक धनंजय सिंह भी हैं, चाहे मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, ये तमाम लोग हैं। तो इन लोगों को लेकर भी कहा गया, धनंजय सिंह चूंकि राजपूत बिरादरी से आते हैं, और सपा और संजय सिंह आप वाले कहते हैं कि भाई ये ठाकुरों की सरकार है, और इसीलिए इनके ऊपर न बुलडोजर चला और न ये गिरफ्तार हुए हैं। तो ये फैक्टर, चूंकि अभी अमित शाह खुद गए थे जौनपुर, और वो खुद जो है धनंजय सिंह पर हमला कर रहे थे कि कोई माफिया जो है आपकी बात कैसे कर सकता है, यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको जिताएं। तो ये क्या फैक्टर है? बिल्कुल सही बात है। और राजपूत के लिए की बात हम करें तो खुद योगी जी ने एक बार बोला भी था कि भाई मैं अगर किसी जाति से हूँ तो उसमें मेरा कोई वो तो नहीं है, और राजपूत क्षत्रिय हैं, सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि उन्होंने राजपूत जाति को अपनी ओर जोड़ने का प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो अलग पार्टी बात उठाती है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग को लेकर बात उठाएं या ब्राह्मणों को लेकर बात उठाएं, ये भी एक फैक्टर रहेगा। और इसको देखा भी जा रहा है बार बार कि भाई बुलडोजर चल रहा है तो कहाँ पर चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है, इस बात को लेकर जनता भी देख रही है। लेकिन मैं बार बार एक बात जरूर देख रहा हूं कि दो चीजें बहुत मैटर कर रही हैं, और बार बार हर मतदाता, जैसे हम देख रहे हैं कि आज का मतदाता बहुत जागरूक है, तो उसको एक सबसे बड़ी चीज चाहिए थी लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था, सुरक्षा। जैसे महिलाओं को हमने देखे, चाहे आप कितनी भी आप देख रहे हैं जो आपके वहां पर जा रहे हैं और वो जाकर वो बाइट भी ले रहे हैं, तो मतदाताओं अगर महिलाओं की बात करें तो सुरक्षा के लिए बात कर रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राशन और प्रशासन, इससे वहां की जनता संतुष्ट है? हाँ, इससे काफी संतुष्ट है। तो देख रहे हैं कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ सिलेक्टिव देख रहे हैं भी सिलेक्टिव हुआ है कार्य, लेकिन ये हर एक वर्ग में नहीं है कि कहाँ पर क्या देखा जा रहा है क्या नहीं देखा जा रहा है। वो जनता का अलग अलग नजरिया हो जाता है कि भाई हमारी जाति को कितना है, दूसरी जाति को कितना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर समस्त जनता की आप बात करें, वो सेटिस्फाइड है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई इशू नहीं है।
लेकिन निपुण जी ऐसा भी तो लगता है ना कि देखिए ठाकुर वोट बैंक को छिटकना इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक काफी छिटका था और ब्राह्मणों की नाराजगी बहुत बार देखने को मिली थी। शायद ये एक फैक्टर हो सकता है कि उन्होंने सोचा कि अगर ब्राह्मण नाराज हैं तो पहले उन्हें मना लें, ऐसे में अगर ठाकुर वोट बैंक छिटका तो अच्छा नहीं होगा। अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण वोट बैंक रहा बसपा के साथ कि उन्होंने अपना समीकरण बनाया, दलित और ब्राह्मण को मिलाकर सत्ता में आई। लेकिन क्या बसपा अब इतनी सक्षम है कि वो सत्ता में आए? तो ब्राह्मण वोट अगर थोड़ा बहुत जुड़ा भी है तो वो ज्यादा छिटकेगा नहीं। उन्होंने राजपूत को ज्यादा जोड़ने का प्रयास किया, ब्राह्मण तो ऑलरेडी देखा जाए तो बसपा, क्योंकि लड़ाई जो थी सपा और भाजपा की, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हाँ, मैं ही मानता हूँ कि बसपा चौंकाने वाले परिणाम दे सकती है। लेकिन बहन जी तो कह रही है ना कि सपा का उम्मीदवार हारना चाहिए, वोट भले ही अगर आप बीएसपी को ना देना चाहें तो बीजेपी को दे दें, लेकिन सपा को हरा दें। आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, 11 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बता दें, 11 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि ऐलान किया गया था सीज फायर का, युद्ध विराम का, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला था। यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान, और पिछली बार भी आपको याद होगा कि जिस दौरान ये अटकलें आई थी कि तीसरे दौर की बातचीत होगी, उससे पहले भी सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं रहा। दोनों ही देशों ने खूब उल्लंघन किया था सीज फायर का। राजधानी कीव, मारियोपोल समेत और भी शहर ऐसे हैं जहां पर यह ऐलान किया गया है। तो सबसे अहम चीज है, तीसरे दौर की बातचीत जो है वो आज होनी है, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात करेंगे, वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत होनी है। तो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर चुनाव की बात हो, हर खबर सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया दिखाने वाला है।